Hello. Hello. Okay. So good morning, everyone. Good morning. So this is basically our lecture number second on ethics. I hope सारे स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर चुके हैं वापस से. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन. चलिए ध्यान देना. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एथिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था. लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एथिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना. एथिक्स का मतलब क्या है सर? तो एथिक्स का मतलब एनी पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, एनी पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स which regulates the conduct or which regulates the behavior of any person, which regulates the conduct or which regulates the behavior of any person. So ethics is something which is very much personal in nature. Ethics is something which is very much personal in nature, and as it is personal in nature, as it is personal in nature, ये क्या करेगा? It will differ from, it will differ from one person to another person. It will differ from one person to another person. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ मॉरल्स. मॉरल्स का मतलब क्या था भाई? तो भाई मॉरल्स का मतलब था सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बोल लो, या सेट ऑफ रूल्स बोल लो, या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बोल लो. सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर मेड बाय द सोसाइटी. किसने बनाए? सोसाइटी ने बनाए. इन विच, in which we live in. Set of principles, set of principles which are made by the society in which we live in. फिर मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया था कि मॉरल्स एंड स्टैंडर्ड्स के बीच में, मॉरल्स एंड एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है. भाई एथिक्स वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो हमने खुद के लिए बनाए. मॉरल्स वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो सोसाइटी ने बनाए. ठीक है, जो सोसाइटी ने बनाए हमारे लिए. ठीक है. इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ कंसेप्ट डिस्कस किया था, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स. तो भाई कॉर्पोरेट एथिक्स का मतलब क्या बताया था सर ने? कॉर्पोरेट एथिक्स का मतलब बताया था सर ने सेट ऑफ रूल्स, है ना, सेट ऑफ रूल्स विच गाइड्स, सेट ऑफ रूल्स विच गाइड द कंडक्ट और विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ एनी कंपनी. ठीक है. सेट ऑफ रूल्स विच गाइड्स द कंडक्ट. कॉर्पोरेट का मतलब क्या? कंपनी. ठीक है. एथिक्स का मतलब सेम, सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. तो वो सेट ऑफ रूल्स या वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक कंपनी फॉलो करती है, वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक कंपनी फॉलो करती है वाइल कैरिंग आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज, वाइल कैरिंग आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज. तो उसको अपन ने क्या नाम दिया था? कॉर्पोरेट एथिक्स. उसको अपन ने क्या नाम दिया था? कॉर्पोरेट एथिक्स. ओके. चलिए. तो इतना कुछ हम लोगों ने बेसिकली लास्ट क्लास में ना अपन ने इन तीन चीज़ों के ऊपर ही फोकस किया था, और बहुत डेप्थ में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझाया था. आई होप जिन भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, उन सभी स्टूडेंट को एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम एथिक्स की क्लास में आए हैं, दे विल फेस डिफिकल्टी. अगर वो डायरेक्टली ये सेकंड क्लास में आए हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड फ्रॉम देम कि बेटा आप लोग पहले अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करो बिफोर कमिंग इनटू दिस पर्टिकुलर सेशन. ठीक है. आप पहले फर्स्ट लेक्चर करोगे, उसके बाद ही आप सेकंड लेक्चर कर पाओगे. चलिए, अब उसके बाद आ जाओगे. आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं. अपना अपना मॉड्यूल खोल लो. आई होप सबके पास मॉड्यूल होगा. आई होप सबके पास मॉड्यूल होगा. एक बार अपना मॉड्यूल खोल लो, एक बार अपना मॉड्यूल ओपन करो.
चलिए देखोगे, कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एक बार अपन मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था, एक बार मॉड्यूल से इसको रीड कर लेते हैं। चलिए, कम टू द इंट्रोडक्शन पैरा। क्या बोला? द स्टडी ऑफ एथिक्स इज अ सिस्टमेटिक साइंस। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज अ सिस्टमेटिक साइंस। इट्स स्कोप encompasses, और इट स्कोप इंक्लूड्स, आप इसको इंक्लूड्स भी लिख सकते हो, all human relationship in a society. Ethics is also known as moral philosophy, or it is a branch of philosophy that involves systemizing, defending, and recommending concept of what is right and wrong concept, what is right and wrong conduct. मतलब somewhere ethics हमको क्या समझाने की कोशिश करता है? समवेयर एथिक्स हमें समझाने की कोशिश करता है कि क्या सही है और क्या क्या सही है और क्या गलत। इज इट क्लियर? द स्टडी ऑफ एथिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ऑपरेशनल एरिया: मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। देखोगे, अब प्रॉब्लम ये है कि अपने सिलेबस में ना इनके बारे में डिस्कशन किया नहीं है। एथिक्स ना 4 टाइप का हो सकता है। अभी एक बार ना तुम ये डायग्राम लगा करके लिखो, एक बार ये डायग्राम लगा करके रखो। सबसे पहले मेटा एथिक्स, मैं बताऊंगा लेटर ऑन, ठीक है। सबसे पहले मेटा एथिक्स, देन उसके बाद तुम लिखोगे नॉर्मेटिव एथिक्स, राइट डाउन। मेटा एथिक्स के बाद लिखोगे नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, देन एक बार डायग्राम लगा करके रखो, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, एक बार इसको लिख के रखिए। एथिक्स 4 टाइप के: मेटा, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड अप्लाइड। और एक इसके नीचे नोट लिख के रखिए, टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन, टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। ठीक है, अब आ जाओगी बुक के अंदर। एथिक्स फंडामेंटली कंप्राइजेस ऑफ 2 एलिमेंट। एथिक्स फंडामेंटली कंप्राइजेस ऑफ 2 एलिमेंट्स। पहला, it refers to well-founded standards of right and wrong that describes what humans ought to do in terms of rights, obligations or benefits to society, etc. Secondly, ethics refers to the study and development of ethics। क्या क्या बोल रहा है बच्चा? सर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ना? वैसे देखो, अभी जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, पहले इसको एक बार पढ़ लो, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब डिस्कशन मत करो, ठीक है। मेरे हिसाब से सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर बच्चा क्लास ले रहा है तो उसको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पढ़ के जाना है, हमको सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, ठीक है। हमको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना, एग्जाम क्वालिफाई करना ही अल्टीमेट पर्पज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे को सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी हम लोग एक सक्सेसफुल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन पाएंगे और तभी हम एक अच्छा पैकेज ले पाएंगे, ठीक है। तो अब भाई, अब सीएमए कोर्स के लिए अगर आए हो ना, सीएमए कोर्स करना है तुमको, तो वेदर आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, इंटर में पढ़ रहे हो, फाइनल में पढ़ोगे, तो भाई सारी चीज़ें पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा कोई फैकल्टी बोल करके पढ़ा भी रहा है और तुम ऐसा पढ़ना भी चाहते हो इस अप्रोच से, तो ये तुमको बाद में जॉब के साइन टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। जॉब के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तुम्हें सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, तो देखोगे 2 एलिमेंट्स कवर करता है एथिक्स। पहला पहला इट लेज डाउन दी स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स या एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स। एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स मतलब ये 2 चीजों से मिलकर के बना है। पहला, इट लेज डाउन दी स्टैंडर्ड
of what is right and what is wrong. It lays down the standards of what is right and what is wrong. ठीक है, एक बार लिखिए इसको. इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड्स. ये बताता है कि भाई क्या सही है और क्या क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट इट रेफर्स टू द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स. ठीक है. इट इंक्लूड्स, ऐसे लिखना, इट इंक्लूड्स the development of one's ethical standard. और फिर नीचे इसके नीचे नोट लिख लेना है, एक नोट लिखना है ऐसा, जो जो भी चीजें लिखवा रहे हैं सर एक बार उसको कॉपी करना. एथिक्स क्या करता है? तो इट डिफाइंस the character, it defines the character of any person. लिख दोगे ऐसा. it also defines the character of any person. किसी भी पर्सन का कैसा कैरेक्टर है, किसी भी पर्सन का कैसा कैरेक्टर है is totally dependent on his ethical value. Is totally dependent on his ethical value. किसी भी पर्सन का कैसा कैरेक्टर है टोटली डिपेंड्स ऑन हिज एथिकल वैल्यू. तो भाई दो चीजें कवर करेगा. पहला, इट लेज डाउन दी स्टैंडर्ड्स. ये बताता है, एथिक्स बताता है किसी भी पर्सन को. ठीक है. व्हाइल कंडक्टिंग एनी एक्ट, एथिक्स बताएगा कि भाई क्या सही है करना और क्या गलत है करना. दूसरा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ one's ethical standards over the period of time. Note लिखोगे भाई, it is something which defines the character of any person. It is something which defines the character of any person. हम बोलते हैं ना किसी पर्सन के लिए कि यार वो तो बंदा एक नंबर का झूठा है. हमने उसके लिए बोल दिया कि वो बंदा एक नंबर का झूठा है. ठीक है. तो उसका कैरेक्टर क्या निकल कर क्या रहा है कि भाई वो बंदा झूठा है, तो उसका एथिकल वैल्यू क्या होगा? खराब होगा. किसी बंदे के लिए अपन बोलते हैं कि यार वो एक नंबर कमिटमेंट वाला आदमी, उसने एक बार जो बोल दिया ना वो करेगा ही करेगा. इसका मतलब कि उसका एथिकल वैल्यू अच्छा है. तो एथिकल वैल्यूज इज समथिंग which is going to define your character. It will be defining your character. ठीक है. किसी बंदे को ना बात बात पे गुस्सा आता है only because of his ethical value. किसी बंदे को कभी भी गुस्सा ही नहीं आता है because of their ethical value. मेरा ऐसा मानना है कि यार गुस्सा करने से ना खुद का ही नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है. तो शायद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा. तो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं ओनली बिकॉज ऑफ माय एथिकल वैल्यूज, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है. इट इज डिफाइनिंग माय कैरेक्टर. इट इज डिफाइनिंग माय कैरेक्टर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, आगे देखोगे. So it is necessary to constantly examine one's standard to ensure that they are reasonable and well founded. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. बोला कि समय समय पे आपको क्या करना चाहिए, विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें क्या करना चाहिए, अपना एथिकल वैल्यू एग्जामिन करना चाहिए. काफी बार होता है ना, देखो तुमने भी ये चीजें फील की होगी. पहले तुम ना बहुत ऐसा शांत रहने वाले पर्सन थे, लेकिन अब तुम ना बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए हो. तुम पहले बहुत शांत रहने वाले पर्सन थे, अब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है. तुम्हें बात बात पे गुस्सा आता है. हर चीज पे गुस्सा आता है. हर एक पे गुस्सा करते हो तुम. पेरेंट्स पे गुस्सा कर देते हो, टीचर्स पे गुस्सा कर देते हो, फ्रेंड्स पे गुस्सा कर देते हो. तो इन सिचुएशंस में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें समय समय पे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. तुम्हें क्या करना चाहिए, समय समय पे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि भाई अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है. ठीक है. गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है और उसके क्या हार्मफुल इंपैक्ट, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है तुम्हारे लाइफ पे. अगर उसका तुम्हारे लाइफ पे पॉजिटिव इंपैक्ट है, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम.
और अगर उसका तुम्हारे लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने एथिकल वैल्यूज को इंप्रूव करना चाहिए, एथिकल वैल्यूज को इंप्रूव करना चाहिए, एथिकल वैल्यूज को डेवलप करना चाहिए कि नहीं नहीं यार, गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, गुस्सा करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना है, सामने वाले का भी नुकसान होना है एज वेल एज मेरा भी नुकसान होना है। तो एथिक्स इज समथिंग, तुम समझो, तुमने ऐसा देखा होगा ना कि भाई पहले कोई बंदा ना बहुत खराब था, पहले वो सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब वो बहुत अच्छा पर्सन बन गया है। 10 साल पहले वो बहुत खराब था, गुंडा था, मवाली था, लेकिन अब वो बहुत अच्छा बन गया है, अब वो पढ़ाई करने लग गया है, अब वो सीएमए बनने वाला है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुमने देखा होगा कि काफी लोग क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी लोग बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर एथिकल वैल्यूज, ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन देयर एथिकल वैल्यूज। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रहा है? आज हो सकता है कि कोई स्टूडेंट सीरियसली नहीं पढ़ता हो, आज हो सकता है कि कोई स्टूडेंट सीरियसली नहीं पढ़ता, उसको लगता होगा कि यार फाउंडेशन का जो एग्जाम है आराम से 1 महीने पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, इंटर में आएगा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने लग जाएगा, फाइनल्स में आते आते हो सकता है कि वो दिन भर पढ़े, रात भर पढ़े। तो क्या हो रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ द पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, ओवर द पीरियड वो पर्सन के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्यों आ रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर एथिकल वैल्यूज, ओनली बिकॉज ऑफ, और ऐसा भी बोल सकते हो भाई, एथिकल वैल्यूज इज समवेयर रिलेटेड टू योर परसेप्शन अबाउट एनीथिंग, एथिकल वैल्यूज इज समवेयर रिलेटेड टू द परसेप्शन ऑफ एनीथिंग। पहले पता है मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता था, पहले मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, जब मैं स्टूडेंट था ना तब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता था। अब आज मैं हर बात पर झूठ बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिना झूठ बोले कोई काम होता ही नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा परसेप्शन, मेरा एथिकल वैल्यू चीजों को लेकर के क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, जब रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मैं क्या करूं, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करूं। एंड इफ आई फील तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, सोचना एक बार, मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, 10 साल पहले मैंने अपना सीएमए एग्जाम क्वालिफाई किया था, ठीक है, 10 साल तो नहीं हुआ होगा अभी, 2012 से गिनोगे तो इट हैज बीन 9 ईयर्स, हाँ 9 साल हो गया मेरे को एग्जाम क्वालिफाई किए। तो जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था तो मैं व्हाइट बोर्ड टीचिंग करता था। इनिशियली 4 साल 5 साल 6 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बोर्ड टीचिंग किया है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर हैज बीन चेंज इन टेक्नोलॉजी, देयर हैज बीन चेंज इन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट हैज बिकेम सो फास्ट। अभी इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है कि बच्चा लोग घर में बैठ करके भी ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा भी जो परसेप्शन है क्लासेस लेने का, पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे क्लासेस लेता था, आज मैं आईपैड पे क्लास ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे को परसेप्शन बदलना पड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरा एथिकल वैल्यू चेंज हुआ। पहले मुझे लगता था कि फेस टू फेस ही पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को, आज लगता है कि नहीं, फेस टू फेस तो पढ़ाना ही है, फेस टू फेस के साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे मेरा परसेप्शन चेंज हो रहा है, मेरा एथिकल वैल्यू चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वही चीज बोला यहाँ पे कि भाई 2 एलिमेंट्स इंक्लूड करता है, ethics includes 2 elements। पहला, it lays down the standards, it lays down the standards of between what is right and what is wrong। लेकिन समझना, अभी what is right and what is wrong as per me चेक करना पड़ेगा, what is right and what is wrong as per me चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है ना। हो सकता है कि 5 साल पहले जो चीज मेरे लिए गलत थी आज वो चीज मेरे लिए सही हो गई है, या 5 साल पहले जो चीजें मेरे लिए सही थी आज वो चीजें मुझे गलत लगने लग गई है। क्यों हुआ ऐसा? ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन माई एथिकल वैल्यूज, only because of change in my ethical values over a period of time। is it clear? फिर लिखा ना, it also includes the development of ethical standards, your ethical standards will keep on changing, your ethical values will keep on changing with the change in time, है ना। and it will be something which is going to define your character, it will be something which is going to define your character। बताओ क्या ये पूरा स्टेटमेंट तुमको बिल्कुल क्लियर है? क्या ये चीजें तुमको क्लियर है बिल्कुल? यस और नो?
क्या स्टेटमेंट क्लियर है? फटाफट से बच्चे लोग आंसर देंगे, यस और नो। बोलो बच्चों, क्या सभी चीजें क्लियर है अभी यहाँ तक? ओके, अब आगे देखेंगे। अब आगे अपन पढ़ेंगे बेनिफिट्स, ठीक है, ऑफ डूइंग बिजनेस एथिकली। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बिजनेस एथिकली, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, ऐसा भी बोलोगे? एडवांटेजेस ऑफ एथिकल कंडक्ट, एडवांटेजेस ऑफ एथिकल कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ एथिकल कंडक्ट। अब सुनना यहाँ पे, देखो पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो अर्ली 90s या 90s से भी पहले, पुराने ज़माने की मैं बात करूँ तो 90s के टाइम की बात कर रहा हूँ या 90s से पहले की बात कर रहा हूँ, एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, ठीक है। एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। क्या रीज़न था? तो भाई पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था। अब अगर तुम में से तो कोई बच्चा 90s के टाइम का तो है नहीं, मैं 90s के टाइम का हूँ, तुम लोग तो सभी बच्चे वो 98, 99 या 2000 बॉर्न होंगे, 2002, 2003 बॉर्न होंगे, है ना। मैक्सिमम हो सकता है तुम में से अभी मेजर भी ना हुए हो, 18 साल भी कंप्लीट नहीं किए हो। मैं 90s के ज़माने की बात कर रहा हूँ, सुनना। तो 90s के ज़माने में क्या होता था, हमारे घर में ना एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, ठीक है, ऐसा शटर वाला, ठीक है। मेरे को याद है मेरे डैडी जब जॉब पे जाते थे तो शटर बंद कर देते थे और उसके अंदर की आता था, लॉक लगा लेके, और चाबी अपनी जेब में लेके जाते थे ताकि उनके जाने के बाद हम लोग टीवी ना देख पाए। अब तुम लोग पूछोगे ऐसा क्यों सर, पापा आपके ऐसा क्यों करते थे? मेरे पापा ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो इंश्योर करना चाहते थे कि हम लोग दिन भर टीवी देख करके ना अपना समय बर्बाद नहीं करें। अब उस टाइम पे मोबाइल्स वगैरह तो होता नहीं था, तो भाई समय बर्बाद करने का एक ही साधन था, वो क्या था? टीवी। अब टीवी को भी उन्होंने लॉक कर दिया, चाबी ले गए अपने घर पे, अपने साथ जॉब पे। हमको फिक्स हमको फिक्स हाफ एन आवर रोज टीवी देखने के लिए मिलता था, मंडे टू सैटरडे, और संडे को हम लोग 2 घंटे टीवी देख सकते थे। दैट वाज फिक्स्ड, कुछ भी कर लो इसमें, ये मतलब एक लॉ था मेरे घर का जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता था, ठीक है। हम लोग बहुत रोते थे, पीटते थे, कूटते थे एक दूसरे को, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि लॉ बदल जाए। अब वो जमाने में भाई आधा घंटा हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, बाकी टाइम पास करने का कोई साधन नहीं था। आसपास के 2 5 10 जो लोग होते थे सिर्फ उनसे बातें होती थी, और उनके पास भी लिमिटेड नॉलेज होता था क्योंकि नॉलेज का एक्सेस ही नहीं था। हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज आज के टाइम पे कितनी सारी चीजें हैं, हम लोग गूगल कर सकते हैं, हम लोग यूट्यूब देख सकते हैं, है ना। फिर हम लोग न्यूज़ चैनल सुन सकते हैं, देख सकते हैं न्यूज़ चैनल्स, उसमें भी हमको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन वो टाइम पे तो ये सब कुछ था नहीं। उस टाइम पे तो न्यूज़ भी फिक्स आता था, मतलब मुझे को याद है मेरे घर में दिल्ली दूरदर्शन DD1 लगता था, और केबल वगैरह तो था नहीं उस टाइम पे। तो रात को 15 मिनट न्यूज़ आता था, सुबह 15 मिनट न्यूज़ आता था। अब 15 मिनट के न्यूज़ में, 15 मिनट के बुलेटिन में उनको पूरे इंडिया का न्यूज़ कवर करना पड़ता था और इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर करना पड़ता था। क्यों कह रहे हो सर ये सब आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराने ज़माने में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होने की वजह से अगर कोई कंपनी अनएथिकली भी बिजनेस किया करती थी, अनएथिकल मैनर में बिजनेस करती थी, फ्रॉड करती थी, तो लोगों को ज़्यादातर मालूम ही नहीं चलता था, या जब मालूम चलता था तब तक बहुत डिले हो जाता था, जब मालूम चलता था तब तक बहुत डिले हो जाता था।
समझ में आ रहा है? जैसे अभी अगर तुमने देखा हो 1992 स्कैम विच वॉज डन बाय मिस्टर हर्षद मेहता, अभी आज के जमाने में स्कैम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में क्या होता है भाई, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतने सारे हो गए कि एक छोटी सी गड़बड़ी भी ना आग के जैसे फैलती है पूरे देश में। ठीक है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, दुनिया भर के न्यूज चैनल है जो दिन के पास कुछ काम नहीं, दिन भर उनको न्यूज़ चलाने, तो भाई किसी भी छोटे मोटे न्यूज़ को लेकर के वो बहुत बड़ा बवाल बचा सकते हैं। अभी आर्यन खान वाला केस देख लो, ठीक है, अभी अगर इस टाइम पे अगर 1992 जैसा कोई स्कैम होता ना तो इतना बड़ा स्कैम हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो स्कैम हो सकता था कि बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता। ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट टुक प्लेस ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो आज के टाइम में तो स्कैम होना या अनएथिकली बिजनेस प्रैक्टिसेस कैरी आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। तुम थोड़े साल पहले अगर तुमको याद हो मैगी वाला जो एग्जांपल हुआ था, मैगी कंपनी के प्रोडक्ट में, मैगी कंपनी के प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर लीड कंटेंट ज्यादा मिला था और उसका नेशनल लेवल पे बॉयकॉट किया गया था, जिसकी वजह से नेस्ले कंपनी को प्रोडक्ट मार्केट से वापस लेना पड़ा था। तुमको अगर अगर तुमने सुना हो, अगर तुमको पढ़ा हो, तुम्हें मालूम हो, अभी ज्यादा पुराना न्यूज नहीं है ये, मतलब 5 to 7 ईयर्स पुरानी न्यूज है। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि नेस्ले कंपनी को किसी प्रोडक्ट में नुकसान हुआ था। अब तुम समझो नेशनल लेवल पे बॉयकॉट क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज्यादा फास्ट हो गया, लोगों को इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी मिलने लग गए। तो अब कंपनीज के ऊपर प्रेशर है कि अगर छोटी सी भी कुछ गड़बड़ी होगी ना तो वो लोगों को मालूम चल जाएगा, और जब लोगों को मालूम चल जाएगा तो इट विल हर्ट देयर बिजनेस एडवर्सली, इट विल इंपैक्ट देयर बिजनेस एडवर्सली। एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको देता हूं। मान लो कि आज मैं जो क्लासेस है ये मैं राजस्थान से ले रहा हूं, मैं अजमेर सिटी से ये क्लासेस ले रहा हूं, अजमेर राजस्थान से क्लास ले रहा हूं। अब तुम बच्चे अलग अलग लोकेशन पे बैठे हो, ठीक है, तुम बच्चे अलग अलग लोकेशन से बैठे हो सकता है कि एक स्टूडेंट कोई ऑनलाइन में अजमेर का ही हो और उसको कहीं से खबर मिली कि भाई अविनाश सर तो पढ़ाना ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, उस बच्चे को खबर मिली, उस बच्चे ने क्या किया, व्हाट्सएप में ये न्यूज फैला दिया, क्या होगा? मैं चाह के भी ये बैच नहीं छोड़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी मालूम चल चुका है, स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, बोला ऐसा कैसे, आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपने प्रॉमिस किया था सिलेबस कराओगे, अब आप बीच में नहीं जा सकते। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन पुराने जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी। तो आज के टाइम पे कंपनीज के ऊपर वैसे भी बहुत प्रेशर है टू डू देयर बिजनेस एथिकली। कंपनीज चाह के भी अनएथिकल कंडक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, कोई भी बिजनेस अनएथिकल तरीके से नहीं कर सकता है। अगर किया तो उस कंपनी को भारी लेवल पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है फ्रॉम दी कस्टमर्स, फ्रॉम दी इन्वेस्टर्स। उस कंपनी को भारी लेवल पे यस बॉयकॉट फेस करना पड़ सकता है, बॉयकॉट भी फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कस्टमर्स ना पूरे इंडिया लेवल पे डिसाइड कर ले कि नहीं साला इस कंपनी का प्रोडक्ट लेने का ही नहीं। जैसे अभी तुमने अगर सुना हो, थोड़े साल पहले, 1 या 2 साल पुरानी बात है, जब हम लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट किया था चाइनीज प्रोडक्ट को, तो चाइनीज कंपनीज को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब तुम समझना, बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट, ये जो मूवमेंट है नेशनल लेवल पे क्यों चल पाया? ओनली बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ओनली बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, या एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मेथड दैट टुक प्लेस ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी किसी को कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड, एक क्लिक से, एक मैसेज प्रेस करने से वो इंफॉर्मेशन हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो कितना फास्ट हो गया मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज के टाइम पे ऐसा कोई फ्रॉड होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फ्रॉड करने वाले को बहुत ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो कंपनीज के ऊपर प्रेशर है। अब जो लोग हैं ना सीरियसली लेने लग गए हैं इस मैटर को कि कंपनी अपना बिजनेस एथिकल तरीके से करे, कंपनी कस्टमर्स को बेवकूफ बनाना छोड़ दे, कंपनी इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। तुम अगर देखते हो, आज तुम टीवी देखते हो ना, तो टीवी पे तुमको ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा
जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है, मतलब फेक क्लेम्स कर रही है, 7 दिन ये हमारा प्रोडक्ट लगाओ यू विल बिकम फेयर, 14 डेज हमारा प्रोडक्ट लगाओ यू विल बिकम फेयर। ठीक है, बॉयज लोग ये ड्यूड्रेंट लगाओ लड़कियां पीछे भागेंगी, आज तक एक लड़की पीछे नहीं भागी थी। तो अब तुमको ऐसे टाइप के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिखेंगे ही नहीं। क्यों? बिकॉज nowadays people have become more aware, because nowadays people have become more aware, and any kind of unethical conduct could have very adverse impact on the business of any company. Any kind of unethical conduct could have or can have adverse effect on the business of the company. मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? मेरी बातें समझ में आ रही है? थोड़ा सा भी अगर किसी कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विसेज के बारे में मालूम चलता है ना, तो अपन उसका प्रोडक्ट यूज करना ही बंद कर देते हैं, उसके सर्विसेज लेना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अभी देखो ऑनलाइन क्लासेस मैं चला रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे, अभी अगर मैंने बच्चों का सिलेबस टाइम पे नहीं कराया, मैंने रिवीजन नहीं कराया, मैंने टेस्टिंग नहीं लिया, मैंने प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दिया, तो एक बच्चा हो सकता है 10 बच्चों को कम्युनिकेट कर दे कि साला कुछ भी करना वहां पे एडमिशन मत लेना। तो भाई मेरे ऊपर प्रेशर है, सिलेबस टाइम पे कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, टेस्टिंग लूंगा, मेरे ऊपर प्रेशर है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इसका बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है मेरे बिजनेस पे, मेरे इंस्टीट्यूट पे। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैंने बहुत एथिकल तरीके से काम किया, मैंने सिलेबस टाइम पे करवाया, मैंने रिवीजन करवाया, मैंने प्रॉपर नोट्स दिए, सारे जितनी भी फैसिलिटीज या सर्विसेज देना चाहिए स्टूडेंट्स को सब मैंने प्रोवाइड किया, तो मैं यहाँ पे एथिकल तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ। अब अगर एथिकल तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ तो तुम ही स्टूडेंट क्या करने वाले हो, एक स्टूडेंट 4 नए स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रिव्यू देने वाले हो, यस और नो? यस सर। और अगर मैं अनएथिकल तरीके से काम करूं तो एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट को नेगेटिव रिव्यू देने वाला है। तो कहीं ना कहीं, सुनना मेरी बात ध्यान से, कहीं ना कहीं डूइंग बिजनेस एथिकली कैन प्रूव वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस ऑफ एनी कंपनी। इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल अगर कोई कंपनी क्या कर रहा है, अपना बिजनेस एथिकली कर रहा है। तुमको मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देखो ना, तो तुम ना अभी गूगल कर लो और टाटा कंपनी का ना सेल्स, कार सेगमेंट का, जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में जो सेल्स है ना, वो चेक करो पिछले 2 साल 3 साल में, मतलब इट हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली। क्यों? क्योंकि भाई पिछले 3 साल 4 साल में टाटा कंपनी का पब्लिक इमेज बहुत जबरदस्त तरीके से एनहांस हुआ है। अब पब्लिक इमेज एनहांस कब होता है, पब्लिक इमेज कब बढ़ता है, पब्लिक इमेज कब अच्छा होता है कंपनी का, जब कोई कंपनी ज्यादा, या जब कोई कंपनी एथिकली अपना बिजनेस करती है, जब कोई कंपनी एथिकली अपना बिजनेस करती है। सर एथिकली बिजनेस करने का मतलब, तो भाई एथिकली बिजनेस करने का मतलब है, सुनना, एथिकली बिजनेस करने का मतलब है कंप्लाइंग या फॉलोइंग दी रूल्स एंड regulations for carrying out the business of company, complying or following the rules and regulations for carrying out the business of the company। अगर कोई कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक तरीके से फॉलो कर रही है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं कर रही है, किसी भी प्रकार के फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलस बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई वो कंपनी ना अपना बिजनेस एथिकल तरीके से कर रही है, या एथिकली अपना बिजनेस कर रही है। और जो भी कंपनी एथिकली अपना बिजनेस करेगी, डेफिनेटली उस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ ज्यादा होगा, वो कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, वो कंपनी ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी, वो कंपनी ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी, वो कंपनी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ट्रैक कर पाएगी टुवर्ड्स देम। इज इट क्लियर? और इन शॉर्ट वो कंपनी ना प्रमोट करेगी, ऐसे कंपनी के अंदर क्या होता है, गुड गवर्नेंस। तुमने ये वर्ड सुना है क्या? अच्छा, ये वर्ड किन किन बच्चों ने सुना है? गुड गवर्नेंस वर्ड हो गया, या
कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड हो गया, ये कितने बच्चों ने सुना है? मैंने बोला कि कंपनी एथिकली बिजनेस कैसे कर सकती है, तो भाई ये कंपनी एथिकली बिजनेस कर सकती है बाय फॉलोइंग या बाय कंप्लाइंग विद ऑल द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ऑल दी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, अगर वो कंपनी सभी लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो कंपनी एथिकल तरीके से बिजनेस कर रही है, या वो कंपनी में गुड गवर्नेंस है, उस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वर्ड सुना है क्या तुम लोगों ने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस? डूइंग बिजनेस एथिकली इज समवेयर रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस or related to good governance. How many of you have heard this term before, corporate governance? सचिन ने सुना है, बाकी बच्चे अपार्ट फ्रॉम सचिन, बाकी बच्चे, और किसने ये वर्ड सुना है पहले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस? यस, देखो बहुत मस्त कंसेप्ट है, अभी जानना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला कि नेहा ने भी सुना है, ओके। डूइंग बिजनेस एथिकली will promote good governance or corporate governance। एक सेकंड, रुकिएगा। रुको, वेट फॉर अ मिनट, आई विल बी चेंजिंग माय पेन। एक मिनट रुकना बस, आ रहा हूँ वापस। हेलो, यस, देखना यहाँ पे। सर फिल्म में सुना था आदित्य दुबे, ओके। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने बोला कि अगर कोई कंपनी एथिकली बिजनेस कर रही है तो कंपनी क्या प्रमोट करती है, गुड गवर्नेंस प्रमोट करती है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट करती है। ठीक है, अब देखना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया, कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कंपनी, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी। एंड गवर्नेंस का मतलब है, गवर्नेंस टू रन। गवर्नेंस का मतलब क्या, टू गवर्न और टू रन। तो क्या मीनिंग निकल करके आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स टू गवर्न अ कंपनी, टू गवर्न अ कंपनी in such a manner, to govern a company in such a manner so that the needs and expectations of each and every stakeholder
of the company gets fulfilled. लिख लोगे पहले एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब कि भाई कंपनी को कुछ इस तरीके से गवर्न किया जाए, कंपनी को कुछ इस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि सभी स्टेक होल्डर्स का, ताकि कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट या उनका एक्सपेक्टेशंस मीट किया जा सके, उनका इंटरेस्ट फुलफिल किया जा सके। सर स्टेक होल्डर कौन होता है? तो समझना, स्टेक होल्डर का मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसका कंपनी के साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट एसोसिएटेड है। ऐसा कोई भी पर्सन जिसका किसी कंपनी के साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट एसोसिएटेड है, तो उस पर्सन को अपन क्या बोल सकते हैं? स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो गुड गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या कि भाई कंपनी इस तरीके से गवर्न करो, कंपनी इस तरीके से रन करो, कंपनी इस तरीके से मैनेज करो ताकि सभी स्टेक होल्डर्स का, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सके, इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके। एक एग्जांपल देता हूं तुमको बढ़िया। मान लो कि यार एक कंपनी है, एक कंपनी है ए लिमिटेड। अब इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो पहला स्टेक होल्डर हो गया कंपनी का क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिटर क्या चाहता है कंपनी से? तो भाई क्रेडिटर एक्सपेक्ट करता है कंपनी से, क्रेडिटर चाहता है कंपनी से कि उसका पेमेंट समय पे हो, कि क्रेडिटर को टाइमली पेमेंट हो जाए, है ना। फिर हो गया दूसरा स्टेक होल्डर डेटर। डेटर क्या चाहता है? डेटर चाहता है कि उसको प्रॉपर क्रेडिट पीरियड कंपनी प्रोवाइड करे और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होने से पहले कंपनी उसको तंग ना करे पैसों के लिए, है ना। तीसरा स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? तीसरा स्टेक होल्डर हो सकता है कंपनी का कस्टमर। कस्टमर चाहता है कि कंपनी उसको बेस्ट गुड्स डिलीवर करे, बेस्ट सर्विसेज डिलीवर करे एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। देन एक स्टेक होल्डर हो सकता है अथॉरिटी। अथॉरिटी में आता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सपेक्ट करता है कि भाई सारे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, टैक्सेस का समय पे पेमेंट करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशंस ना करे, ये अथॉरिटी का एक्सपेक्टेशन है। फिर एक स्टेक होल्डर हो गया भाई इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट करेगा? इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है उस इन्वेस्टमेंट पे, उन इन्वेस्टमेंट पे उन्हें क्या मिले? प्रॉपर रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिले। इन्वेस्टर्स। सोसाइटी भी स्टेक होल्डर होता है। सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है कि भाई बिजनेस करने के लिए तुम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करो, आप बिजनेस कैरी आउट करो बट इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स विद द कंपनी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या कि भाई इस कंपनी को कुछ ऐसे मैनेज करो, कुछ इस तरीके से चलाओ ताकि इन सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल कर सको, ताकि इन सभी इंटरेस्ट होल्डर, इन सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सको, सेटिस्फाई कर सको। तो अगर कोई कंपनी एथिकली बिजनेस करेगी, अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेट एथिक्स पे फोकस करेगी, तो वो कंपनी इंश्योर कर पाएगी क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस इन द कंपनी। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या? to govern a company or to run a company in such a manner so that the needs and expectations of each and every stakeholders of the company gets fulfilled. Needs and expectations of each and every stakeholders of the company gets fulfilled. Is it clear? बताओ क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं सबको? यहां तक चीजें क्लियर हैं? बताइए। और जो कंपनी एथिकली बिजनेस करती है उस कंपनी को काफी सारे एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? तो इट इंक्रीज द गुडविल और reputation of company. It increase the goodwill or reputation of such company. Then it attracts more investors towards the company.
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। इट improves the customer's loyalty, कस्टमर्स लॉयल्टी इंप्रूव करेगी। अब मान लो कि देखो, एक बहुत, मैं ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल जो तुमको मैं बता रहा हूँ। करेंटली मेरे पास दो कार है, दोनों कार मारुति सुजुकी कंपनी के। ठीक है, दोनों कार कौन सी कंपनी के? मारुति सुजुकी कंपनी, जो मैंने 3 साल पहले लिए थे। लेकिन पिछले 2 से 3 साल के बीच में मेरे दिमाग में एक कंपनी को लेकर के बहुत पॉजिटिव इमेज बना है। वो कंपनी का नाम है टाटा। वो कंपनी का नाम क्या? टाटा। तो भाई कल को जब मैं नया कार लेने का सोचूंगा, मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई फ्रेंड जब भी नया कार लेने के लिए सोचेगा ना, तो डेफिनेटली डेफिनेटली मैं किस कंपनी का नाम सजेस्ट करूंगा? टाटा कंपनी का नाम सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई उस कंपनी, वो कंपनी इतने अच्छे से बिजनेस कर रहा है, इतने एथिकल तरीके से बिजनेस कर रहा है कि उस कंपनी का ने एक अलग ही ब्रांड इमेज क्रिएट किया है मेरे दिमाग के अंदर। तो अब मेरी लॉयल्टी जो है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंपनी, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंपनी। इज इट क्लियर? इट इंप्रूव्स द कस्टमर्स लॉयल्टी। देन there will be less intervention। intervention का मतलब क्या होता है? interferences of authorities। मतलब अगर तुम एथिकल तरीके से बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम गवर्नमेंट अथॉरिटीज तुम्हें परेशान करेगा। बिजनेस अनएथिकल तरीके से कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट अथॉरिटीज तुम्हें परेशान करेगा। तुम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशंस कर रहे हो, तुम रिकॉर्ड सही नहीं रख रहे हो, तो your business will attract more and more interferences। your business will attract more and more interferences in your business, जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हारा बिजनेस हैम्पर हो सकता है कि थोड़े दिन तक तुम्हें बिजनेस रोकना पड़े, तुम्हारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो जाए। तो एथिकली बिजनेस करने का ये भी एक बेनिफिट है। इज इट क्लियर? आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक पहले की 2 क्लास में मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया आपको एथिक्स को लेकर के, ठीक है, मॉरल्स को लेकर के, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां तक जो भी चीजें डिस्कस किया वो क्लियर है सबको? यहां तक हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया ये सभी क्लियर है? तो चलिए अभी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। नाउ यू विल बी हैविंग नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप मैथ का क्लास में लाइव सेशन अटेंड करिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।